नमस्कार। आज हमारे साथ श्री शमीर मैये जी एमएलए हिंगना कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद है। हम आइए उनसे कुछ प्रश्न के उत्तर जानते हैं। समीर जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपके पिताजी श्री दत्ता मैये जी, हाँ, वो एक कद्दावर नेता रहे हैं, वो आपके प्रेरणा स्रोत भी रहे होंगे, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे पिताजी जो है एक बहुत ही गरीब परिस्थिति से उभर के खुद के मेहनत से आज ये स्थान पे आए हैं। मुझे याद है कि एक बार दिवाली के समय में हम लोग गांव जाते समय मुझे बताए थे कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि मैं दिवाली के वक्त जब छोटे अवस्था में था तो उनके पिताजी यानी मेरे दादाजी की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी। तो वो अवस्था में वो दिवाली के वक्त में लक्ष्मी जी की मूर्ति बेचते थे वर्धा जाके। ये परिस्थिति उन्होंने सेकेंड हैंड किताबें बेचे हैं, ये सब व्यवस्था उन्होंने देखे हैं और वहाँ से वो मेहनत करके खुद के बदौलत आज यहाँ तक के आए हैं। तो एक मेरे लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्थान है ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे कि सर, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत सारे शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, तो सर उन सामाजिक संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में हमें कुछ बताइए। सामाजिक संस्था हम 2 आश्रम चलाते हैं। एक बच्चों के लिए है, वो हिंगना में ही है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक बच्चों के लिए है वो हमारे वर्धा में है। बच्चों के जो नेहरू बाल सदन है उसमें करीब करीब आज के तारीख में करीब करीब 60 बच्चे हैं और ये पिछले 15-20 साल से हमारा आश्रम चल रहा है। और उसमें से कई इंजीनियर बने हैं, कई, एक तो बच्चा अभी डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसका फर्स्ट ईयर भी क्लियर हुआ है। और बहुत सारे बच्चों को हमने एजुकेशन दे के आज उनको जॉब में भी दे के हमने उनको एक अच्छा स्थान समाज में देने का काम कर रहे हैं। और महिला सदन, हमारा शालिनी महिला सदन हमारा वर्धा में है, उसमें भी करीब करीब 25 बच्चे आए। वो पिछले 3 साल पहले हमने चालू किए थे और आज वो सारी बच्चियाँ हमारे वर्धा के स्कूल में पढ़ रहे हैं। और रही बात एजुकेशन की, तो एक मेडिकल कॉलेज, हमारे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग है, स्कूल से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में है, पॉलिटेक्निक है। एक ऐसा एजुकेशन का भी काम हमारे माध्यम से हम लोग करते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप 2009 से 2012 तक यूथ कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष रहे, लेकिन आपने फिर बीजेपी से एमएलए की टिकट ली, हिंगना से बीजेपी से आप सांसद है, तो कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के पीछे आपकी क्या मंशा थी? देखिए, जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुन के आया था तो बड़ी उम्मीद से राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़े थे। पर चुनाव लड़ने तक के ही वो प्रोसेस थी। चुनाव ख़त्म होने के बाद में उसके बाद ना वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को कुछ अधिकार था ना कुछ था, सिर्फ कार्यक्रम लेने तक के यूथ कांग्रेस सीमित थी। आज भी यूथ कांग्रेस आप देखें तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ कागज पे यूथ कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल भ्रष्ट लोगों को कई जगह नहीं दी जाती, लेकिन महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कुछ भ्रष्ट लोगों को नेता बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, तो क्या ये जनहित में के लिए अच्छा है? एक भी भ्रष्ट नेता मंत्री नहीं है। कुछ आरोप प्रत्यारोप जरूर अपोजिशन ने किए हैं, मगर एक भी पुरावा वो दे नहीं पाए हैं। और मैं तो मानता हूँ कि भारतीय जनता पक्ष एक ऐसा है कि इसके वरिष्ठ नेता एकनाथ जी खड़से साहब, उनके ऊपर कुछ आरोप किए थे तो उन्होंने खुद ने अपना इस्तीफा देके आज वो बिना मंत्री पद के हैं। इतने वरिष्ठ लोग हैं और एक मैसेज देने के लिए सिर्फ आरोप किए थे, मगर वो आरोप का भी कहीं भी सिद्ध नहीं होने के बाद भी उन्होंने खुद की जवाबदारी लेके अच्छा मिसाल कायम किया है। कांग्रेस के इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भ्रष्ट उनके ऊपर आरोप है, मगर वो आज भी कुर्सी के लिए दीवाने हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में
हम लोगों की परेशानियां डिस्कस करने के लिए विधानसभा लोकसभा होती है, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि रोज़ विधानसभा में और लोकसभा में हंगामे होते हैं, जिससे विधानसभा का और लोकसभा का काम ठप हो जाता है। तो इसमें क्या आप एक एमएलए होने के नाते आपको उस समय कैसा लगता है जब विधानसभा और विधानसभा में काम नहीं हो पाता? विधानसभा आज तक के जो पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, विधानसभा का कामकाज बहुत कम बार ठप हुआ है, मगर जरूर हुआ भी है। जब भी ठप होता है तो निश्चित ही सरकार का इतना पैसा ये पानी जैसा बहता है और उसका कोई आउटपुट नहीं होता है, तो डेफिनेटली बड़ा बुरा लगता है कि लोगों की समस्या हम वहाँ पे रखने जाते हैं और वो हमें उसका मौका नहीं मिलता है। सर, हम देखते हैं कि आए दिन हमको सुनने में मिलता है कि दलित और मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, गौ रक्षा के नाम पे हमले हो रहे हैं, लेकिन ये जब से मोदी सरकार आई है तब से यह हमले ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे बिल्कुल भी ये बात पे सहमत नहीं हूँ कि जब से मोदी सरकार आए तब से दलित समाजों और मुस्लिम समाज पे हमले हुए हैं। ज़रूर कुछ घटनाएं देश में हुए हैं, मगर मोदी साहब आए हैं इसलिए ये हल्ले हुए हैं। इसके भी कारण कुछ पार्टियों का इसमें ज़रूर हाथ है, मगर मोदी साहब एक ऐसे इंसान है जो उनका मानना ही है कि सबका साथ सबका विकास, और विकास के और उनका ध्यान है और पूरा केंद्रित उनका विकास ही है। और एक आने वाले दिनों में अपने को और उनके जो निर्णय है उसका फल अपने को जरूर दिखेंगे। सर, जैसे कि सभी मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि पीएम कोई भी इश्यूज़ पे बोलते नहीं है, और बोलते हैं तो बहुत समय हो चुका होता है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि मोदी जी को बोलना चाहिए ताकि ये जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे रोहित वेमुला का केस ले लीजिए, कन्हैया लाल का केस ले लीजिए, तो इन सब का कुछ हो नहीं पाएगा। लोगों पे ऐसे अत्याचार भी होते हैं तो भी मोदी जी बोलते नहीं है। तो अगर वो अच्छे कमेंट्स दे और लोगों को बताए कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि अपराध वो रुक भी सकते हैं। मोदी जी एक ऐसा नेता है, लोग उनके ऊपर जितनी भी टिप्पा टिप्पणी करें वो करते रहेंगे, मगर मोदी जी अपने काम को छोड़ के ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो दिन रात, मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई और पंतप्रधान होंगे जो इतना काम मोदी जी जिन्होंने किए होंगे। और रहेगी बात लोगों को कमेंट्स देने की, तो कमेंट्स ही दे के और सिर्फ कमेंट्स ही देना और काम कुछ नहीं करना। पिछले अगर आपने पंतप्रधान देखे वो तो काम भी नहीं कर देते हो और कमेंट्स भी नहीं दे देते, मगर कम से कम मोदी जी एक अच्छा काम करते हैं। और जब उनको ऐसा लगता है कि जहाँ उचित है बोलना, मोदी जी नहीं अपने ख्याल रखते हैं। सर, जैसे कि हमारे वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उस पर लोग अलग अलग बयान देके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यह उचित है? अगर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मुझे निश्चित ही पता है कि मेरे से ज़्यादा आपको पता है। अगर लोगों का आरोप है, कुछ बेवकूफ़ लोगों का आरोप है कि उसमें भारतीय जनता पक्ष उसमें पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उसका जो अनाउंसमेंट था उसका अगर प्रेस लेना था, तो अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने किया रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, मगर आर्मी के अधिकारियों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाहिर किया। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं कि ये सब क्वेश्चन करके हमारे जो वीर जवान हैं उनके क्रेडिटिबिलिटी के ऊपर वो सवाल कर रहे हैं, उनके ऊपर शक कर रहे हैं। इन लोगों को 2 दिन जाके सरहद पर जाके बैठना चाहिए, वो कौन से परिस्थिति में काम करते हैं, और उनके ऊपर आप शक अगर निर्माण कर रहे हैं तो इन जैसे तुच्छ लोग हमारे देश में नहीं है। सर, देखते हैं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो स्वतंत्र विदर्भ की मांग करती थी, और जब इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना तो उसमें भी उन्होंने स्वतंत्र विदर्भ की मांग की थी, लेकिन अब वो सत्ता में होने के बाद भी स्वतंत्र विदर्भ पे ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या आप स्वतंत्र विदर्भ के पक्ष में हैं? मैं आपको बताता हूँ कि स्वतंत्र विदर्भ निश्चित होगा, बीजेपी की ही काल में होगा, एक उचित समय पे निश्चित मुझे विश्वास है कि विदर्भ डेफिनेटली अलग होगा। और जब तक के
देवेंद्र जी की सरकार महाराष्ट्र में है। विदर्भ का जो बैकलॉग इतने सालों का कांग्रेस राष्ट्रवादी के टाइम से जो चल रहा है, ये बैकलॉग पूरा निकालने का दम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब के पास है। ऊपर केंद्र में हमारे आदरणीय नेता गडकरी साहब बैठे। निश्चित ही ये दोनों मिलके हमारे विदर्भ का पूरा बैकलॉग निकालेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, विदर्भ पे लोगों की दो तरह की सोच है कि पहले सोचते हैं कि विदर्भ सक्षम नहीं है कि वो छोटा राज्य अच्छा स्थापित करते हैं, और दूसरे लोग सोचते हैं कि विदर्भ सक्षम है और छोटे राज्य जल्दी प्रगति करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ है सही? जितना छोटा राज्य है, आज विदर्भ के पास सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है, आज मिनरल्स है और बहुत सारे पर्यटन है। आज टाइगर कैपिटल के नाम से नागपुर को जाना जाता है। टूरिज्म है, इंडस्ट्रीज है, और आने वाले दिनों में अगर विदर्भ अलग होता है तो आज जो हमारी बिजली का जो रेट है वो अगर हम कम कर दें तो निश्चित ही बड़े पैमाने पे यहाँ उद्योग आएंगे, क्योंकि हमारी यूएसपी है बिजली, और बिजली का दर हम अगर बाकी स्टेट से कम कर देंगे तो निश्चित ही बड़े पैमाने पे उद्योग आके ये स्टेट वैसे भी वायबल है और वायबल होगा। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर विदर्भ में उतना प्रभावशाली नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो। और हम इसका उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र के किसान आज सुखी है और हमारे विदर्भ के किसान आज कर्ज के में दबे हुए हैं। तो ऐसे में हमारे आप भी एक किसान का प्रतिनिधित्व करते हैं हिंगना कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो कैसे हम विदर्भ के किसानों के अच्छे दिन ला सकते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला था कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के टाइम में जो बैकलॉग विदर्भ का इतना बड़ा तैयार हुआ है, वो कल के एकदम अचानक तो वो बैकलॉग पूरा का पूरा एक ही साल या 3 साल में भरते नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा। और जो जिस तरीके से देवेंद्र जी और गडकरी जी जो काम कर रहे हैं, विदर्भ का बैकलॉग पूरा होने के बाद वो हर सेक्टर में होगा। इरिगेशन सेक्टर में होने से किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है कि विदर्भ के अच्छे दिन ऑलरेडी आए हैं और जो कुछ बाकी है वो भी जल्दी से जल्दी आएंगे। सर, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में शिक्षा का महत्व बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन हम देखते हैं आए दिन शिक्षा महंगी हो रही है, और ऐसे में जो हमारी एनएमसी की स्कूल्स है उसका मतलब उसमें तो हालत हम सभी जानते हैं, ना उसमें अच्छे टीचर्स हैं ना उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ऐसे में गरीब बच्चों शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में गरीब बच्चों के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ करती क्यों नहीं? देखिए, आरटी के माध्यम से बच्चों को एडमिशन मिलती है। सर, वो तो फीस नहीं दे पाते ना। आरटी के माध्यम से ये निःशुल्क बच्चों का एडमिशन होती है, और स्कॉलरशिप के माध्यम से भी बच्चों को एडमिशन होती है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि बच्चे लोग वंचित रहते हैं अच्छे शिक्षण से। हाँ, ज़रूर कुछ स्कूल्स में प्रॉब्लम होगा, मगर वो कुछ स्कूल को ध्यान में रहते हुए कि सभी बच्चों के ऊपर अन्याय हो रहा है, ये मैं आपसे सहमत हूँ। सर, आए दिन हम देखते हैं महिलाओं पर अत्याचार की बात होती है, और महिलाओं पर अत्याचार हो भी रहे हैं। तो ऐसे में हिंगना थाना क्षेत्र में भी अभी आए दिन अपनी एक आदमी ने अपनी पत्नी को जलाकर कुएं में फेंक दिया था, और एक लेडी डॉक्टर के साथ भी बदसलूकी हुई थी। तो ऐसे में महिलाओं के अत्याचार हम कैसे रोक सकते हैं सर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदारी हर एक इंसान की है, और लोगों में निश्चित ही जब से निर्भया का विषय हुआ है तो लोगों का दृष्टिकोण भी कुछ हद तक के बदला है, मगर हर सोसाइटी में कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, और मुझे कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है। और रही बात पुलिस भी एक अच्छे तरीके से काम करती है, पर निश्चित ही पुलिस हर टाइम पे हर जगह पे नहीं रह सकती है, मगर सुरक्षा व्यवस्था आज जो हम अपने शहर में देखते हैं या ग्रामीण में देखते हैं तो पुलिस का एक डर निश्चित ही लोगों में है, और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, सब मुझे लगता है। सर, आज सभी यूथ पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आजकल यूथ जो है वो व्यसन का शिकार हो रहा है, और ऐसे में हमारी गवर्नमेंट भी हुक्का पार्लर, बार्स, इन सबको 1:30 बजे तक खुले रहने की इजाज़त देती है ताकि ज़्यादा इनकम हो।
तो ऐसे में ये तो युद्ध का एकदम गला घोटने जैसी हो गया। युद्ध का बढ़ावा दे रहे हैं कि आप ये व्यसन का शिकार होइए। तो ऐसे में युद्ध को कैसे इन सबसे बचने चाहिए? सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देती नहीं है। आपने देखा होगा कि 1 साल पहले चंद्रपुर जैसी जगह पे भी दारूबंदी का प्रस्ताव आया है। अगर लोगों की मांग रही तो ये सरकार पूरे महाराष्ट्र में भी दारूबंदी की विचार कर सकती है। सर, नागपुर का क्राइम ग्राफ आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये गृह मंत्रालय भी है। तो ऐसे में हम कैसे क्राइम्स को रोक सकते हैं? क्या सीएम के पास गृह मंत्रालय को देखने के लिए समय नहीं है? ये सब अपोजिशन की फालतू टिप्पणियाँ हैं। नागपुर ये बड़ा शहर हो गया है और बड़े शहरों में कुछ घटनाएं ज़रूर हुई है और उसके ऊपर यहाँ की पुलिस सक्षम तरीके से कार्रवाई करे। बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर मौका लगाया गया है। कुछ लोगों को तड़ी पार की भी सज़ा दी है और आने वाले दिनों में ये जो क्राइम रेट आप लोगों का कहना है कि बढ़ गया है, मगर क्राइम रेट बढ़ा नहीं है। अगर आप तुम रिकॉर्ड चेक करेंगे तो डेफिनेटली क्राइम कम हुआ है और जो भी घटना होती है उसके ऊपर पुलिस तुरंत कार्रवाई करके आरोपी को अटक करके। लेकिन वो तो कुछ जैसे हम सीएम के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इमामबाड़ा में एक लड़की के साथ रेप हुआ, तो उसके बाद मुख्यमंत्री सक्षम हुए, मतलब उसमें एक्टिव हुए कि अभी इसको लोग जिसने किया उसको कैसे पकड़ा जाए। लेकिन उसके पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों को भी इसकी समझ नहीं है। तो ऐसे में क्या करें कि लोगों की मानसिकता बदले? मानसिकता बदलने का काम मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ी एक महिला का है, क्योंकि हर पुरुष अपने माँ के कोख से पैदा हुआ। अगर माँ ने अगर बचपन से अगर अपने बच्चों को पहले जैसे शिवाजी महाराज की कहानी सुनाते थे, अपन ने भी, आपने भी सुने, मैंने भी सुने हैं अपने माँ की, मगर उसके साथ में वो जो पुरानी कहानियाँ थी अभी उसके साथ में महिलाओं का सम्मान का भी अगर अपने सब जो महिला है अपने बच्चों को अगर वो भी कहानी सुनाना चालू कर दे तो निश्चित ही परिवर्तन आएगा। सर, देखते हैं कि हमारे विदर्भ से बहुत कम ही खेलकूद में लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि हमारे विदर्भ में बहुत कम, नागपुर में भी बहुत कम प्लेग्राउंड्स हैं। जितने भी हम देख लें, क्रिकेट को छोड़ के और कोई गेम यहाँ पे अच्छे से नहीं होता है। जैसे केवी ग्राउंड की बात करें तो वहाँ पे आए दिन सर्कस, मेले कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऋषिमबाग ग्राउंड में भी सत्संग वगैरह चलते ही रहते हैं। तो ऐसे में विदर्भ के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको जाने के लिए, खेलने के लिए कहाँ जगह मिलेंगी? मैं आपकी यही बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि विदर्भ में खेलकूद पीछे है। आप देखिए इंडियन क्रिकेट टीम में, सर क्रिकेट को छोड़ के और कोई स्पोर्ट्स में आगे नहीं है ना? सब बताता हूँ मैं आपको। क्रिकेट टीम की बात करें तो 2 क्रिकेटर्स अपने नागपुर से खेलते हैं। एक फैज फैसल जी है और उमेश यादव जी परमानेंट वो खेलते रहते हैं। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो नागपुर का जो फुटबॉल का जो स्टैंडर्ड है वो महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों से, बम्बई, मैं मानता हूँ बम्बई के लेवल का फुटबॉल आज नागपुर में हो रहा है। नागपुर का एक एल्विन जॉर्ज करके लड़का है, वो भी इंडिया अंडर 23 या 17 खेला हुआ है। और मैं फुटबॉल के बारे में इसलिए बता सकता हूँ कि फुटबॉल में काफ़ी मैं खुद फुटबॉल का पदाधिकारी हूँ वेस्टर्न रीजन का। और फुटबॉल जिस तरीके से नागपुर या अपने देश में बढ़ रहा है, निश्चित ही आने वाले दिनों में आज फीफा में जो अपनी वर्ल्ड की रैंकिंग इतनी पीछे है, आप देखिए एक 15 साल के बाद फुटबॉल नंबर 1 खेल अपने हिंदुस्तान में होगा, जिसमें नागपुर का बहुत बड़ा श्रेय रहेगा। तो रही बात बाकी स्पोर्ट्स की, आज नागपुर में काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, स्विमिंग के लिए है, गोल्फ के लिए है। एक अच्छा खेलकूद का वातावरण अपने विदर्भ में भी है। सर, आपने हिंगना, अपने अभी 2 साल में हिंगना विधानसभा क्षेत्र में कौन से काम किए हैं जिससे लोगों को मतलब बेनिफिट्स मिला है? आप अगर वो तो यादी बहुत लंबी है, मगर प्रमुख काम मैं आपको बताता हूँ कि वाड़ी क्षेत्र का पानी पुरवठा योजना, वाड़ी में सबसे मुश्किल थी पानी की समस्या।
उसमें पानी पुरवठा योजना का काम चालू है। आने वाले एक 6-7 महीने में वो काम पूरा होके वाड़ी में भरपूर पैमाने पे पानी मिलेगा। बुट्टीपुरी एक इतना बड़ा शहर होने के बाद भी उसका भी पानी पुरवठा बंद था, उसका भी काम शुरू है। वो भी एक 5-6 महीने में काम पूरा हो जाएगा। बुट्टीपुरी में बस स्टेशन नहीं था, वो बस स्टेशन भी मंजूर हो गया है। ESIC हॉस्पिटल मंजूर हुआ है। एक ऐसा लगभग 450-500 करोड़ रुपए के काम ये 2 साल में, और मैं यादी के साथ आपको वो काम दे सकता हूँ। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप पूरी यादी आप पूरा चेक करके आप वो देख सकते हैं। सर मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि अभी इसके आगे आपकी और क्या क्या अभिलाषा है? अभिलाषा है यानी आप करियर की बात कर रहे हैं कि? सर आगे आपकी और क्या क्या इच्छा है? जब तक के लोग मुझे चुन के देंगे तब तक लोगों की पूरी सेवा करने का काम मैं 24 घंटे करने का मेरा यही मानस है। सर आपका आपके बिजी शेड्यूल से हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रांजल सोशल टास्क के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।